स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। तो क्या होता है, इसका मीनिंग, फीचर्स और फैक्टर अफेक्टिंग, ये पार्ट 1 है दोस्तों, जिसके नोट्स आज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी चाहिए कोई और नोट्स हैंड रिटन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको पार्ट 1 में मैं आपको क्या क्या कवर कराने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया मीनिंग, फीचर्स और फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। तो अब सबसे पहली जो यहाँ पे कड़ी है वो है आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताना। तो ध्यान से समझ लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इसकी थ्योरीज को समझाने वाला हूँ और साथ में इसके प्रैक्टिकल्स जो होंगे थोड़े बहुत वो भी हम करेंगे। तो समझ आ जाएगा मीनिंग, तो क्लियर हो जाएगा वो भी आने वाला स्टेप। तो क्लियर कर लीजिए क्या होता है। दैट इज इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट एंड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट मेक अप कैपिटलाइजेशन। अच्छा, हमने ये कि तो कह दिया कैपिटलाइजेशन बनाने वाला एक तरीका है, या सिक्योरिटीज़ की काइंड्स को इकट्ठा करके कैपिटलाइजेशन बनाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये होता क्या है कैपिटलाइजेशन, ये भी समझ लो। नीचे दिया गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय अ कंपनी। जितनी अमाउंट सिक्योरिटीज की बनती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, उन सबको ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा कैपिटलाइजेशन। तो उनको अरेंज करना क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो क्लियर हुआ कि प्रोपोर्शनेट होता है सभी सिक्योरिटीज़ का। तो इट इज़ अ परमानेंट फाइनेंस भी है, और जिससे आप लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और नेटवर्थ आसानी से देख सकते हो। तो सीधा सा एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि स्ट्रक्चर क्या है, एक प्रोपोर्शनेट है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की अमाउंट्स का, जहाँ से आपको पता चलता है कि एक कंपनी में कितने कितनी सिक्योरिटीज़ कितनी कितनी लगी हुई हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये बताता है। तो क्लियर हो गया होगा मीनिंग, आपको नोट्स भी मिल रहे हैं साथ साथ में, इजी हो रहा होगा आपके लिए। तो यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है तो क्या चाहिए। तो 5 पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपने बढ़िया बनाना है तो सबसे पहले आपके पास ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर हो जिससे आपको प्रॉफिट होना हो। मतलब बिना ऐसा कोई कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जहाँ से आपको अर्न ही नहीं हो रहा, कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉफिट वाला ही कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे प्रॉफिट आपको मिले। दूसरा है सेफ्टी एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे एक मैक्सिममली आपके पास इतना तो अवेलेबल हो फाइनेंस कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सको। तो एक्सेस प्रेजेंस ऑफ डेट कैपिटल मेक डिफिकल्ट फॉर द फर्म नॉट ओनली एनुअल इंटरेस्ट बट ऑल्सो रिडीम इट्स डेट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे डेट को वापस करना और एनुअल इंटरेस्ट दे पाना यह बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ऐसा होना चाहिए जो आपकी इस सेफ्टी को बचा, यानी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे इसके ऊपर, और साथ में जो सॉल्वेंसी पोजीशन है उसे भी बना के रखे। तो सेफ्टी एंड सॉल्वेंसी वाला कैपिटल स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। यानी जितनी आपकी डेट कैपिटल है वो डिफ़िकल्ट तो आपको करेगी, लेकिन उसके ऊपर आपको क्या करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करना है जिससे आपका ये जो प्रॉब्लम है सेफ्टी और सॉल्वेंसी है वो दूर हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया पॉइंट। अब तीसरा आपके सामने आ रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, चेंजेस। तो चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो चेंजेस का मतलब क्या है कि जितनी सिचुएशंस आ रही हैं टाइम टू टाइम, उससे आप क्या करो, जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है उसे चेंज करते रहो। चेंज का मतलब इक्विटी ज़्यादा लगा दी है, कम लगा दो अगली बार, डेट ज़्यादा लगा दिया, कम लगा दो अगली बार। ये दोनों चीज़ें आप देखते रहो, यानी ये आने वाली चीज़ें जो चेंजेस करने वाली हैं इसे ध्यान से करते रहो तो कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ऐसा कंट्रोल बना के रखो जिससे डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाए। सजेस्ट डेट शुड प्रेफर्ड ओवर इक्विटी व्हेन एवर एडिशनल फंड नीडेड। एक ऐसा मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो सजेस्ट कर रहा हो, या एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर वही होता है जो सजेस्ट करता है कि एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है तो उसके लिए इक्विटी यूज़ करो। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ इशू और फ्लोटेशन कॉस्ट है उसका भी ध्यान रखो। उसका ध्यान रखने का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा ना लग रही हो, यानी इशू कॉस्ट आपकी ज़्यादा ना हो। इसके अलावा जो फ्लक्चुएशन कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ना हो। अगर मैं नॉर्मली बताने की कोशिश करूँ तो डेट की कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए, किससे, इक्विटी से। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो आपको अपने माइंड में रखना है। तो क्लियर कर लिया जाए यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट, तो कौन कौन से फीचर्स आपने पढ़ लिए हैं। दैट इज़ फ्लेक्सिबल आपने यहाँ पे अभी देखा, कंट्रोल देखा, कॉस्ट ऑफ इशू और फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं वो कम से कम लगने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और यही एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा क्या था हमारे पास टॉपिक, फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर को मजबूर करती हैं कि यहाँ से पैसा रेज करो, यहाँ से करो।
तो दो ही सोर्सेज है ज़्यादातर, इक्विटी और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस की नेचर से। तो अगर बिजनेस आपका स्टेबल इनकम वाला है तो आप प्रेफर करो दैट इज अपनी इक्विटी कैपिटल को, यानी बिजनेस स्टेबल इनकम वाला है तो इक्विटी कैपिटल से पैसा रेज कर लो। अगर बिजनेस पब्लिक यूटिलिटी वाला है तो सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को यूज़ कर लो। मतलब आप कब क्या यूज़ कर सकते हो या कब आपको मजबूर किया जाता है ये चीज़ें यूज़ करने को। जब आपका बिजनेस स्टेबल इनकम वाला है तो वो कहते हैं इक्विटी बेस्ट रहेगी, या करनी है तो करो, आप इक्विटी यूज़ करनी पड़ेगी आपको। और बिजनेस पब्लिसिटी वाला है तो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे ही अगर आपकी सेल्स हैं जो वो स्टेबल हैं, अगर आपकी सेल्स जो हैं वो स्टेबल हैं तो आप डेट यूज़ कर सकते हो, आपको फ़ायदा हो जाएगा इसके ऊपर। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है वो स्टेबिलिटी वाला सेल्स, मतलब सेल्स उसकी स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो इक्विटी बेस्ट है। मतलब ये कि आप कहाँ से पैसा रेज कर सकते हो अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए। तो आपके पास दो सोर्सेज हैं, कैपिटल इक्विटी और डिबेंचर्स, और साथ में एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो कौन कौन सा कब कब यूज़ कर सकते हो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताई गई है। तीसरा है पीरियड ऑफ फाइनेंस। अगर तो आपको बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो कौन दे सकता है आपको, यानी कहाँ से आप रेज कर सकते हो, तो वो फ़ायदा है आपकी अपनी कैपिटल, जैसे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर आपको पैसा दे सकते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, लॉन्ग टर्म आपको मिल जाएगा सोर्स। लेकिन अगर डिबेंचर्स की बात करें तो वहाँ पे मीडियम टर्म होता है। तो मीडियम टर्म के लिए आप रिडीमेबल और आप क्या कर सकते हो, रिडीमेबल डिबेंचर्स साथ में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हो गई कि अगर आपने मीडियम टर्म यूज़ करना है। अगर आपका पर्पज़ है फाइनेंस को रेस करने का और वो प्रोडक्टिव पर्पज़ है, कहीं पे आपने ऐसा पैसा लगाना है जहाँ से आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिले, तो उसके लिए आप अपने डिबेंचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो फिक्स्ड आना ही है रिटर्न, समझे। और अगर आप यूज़ करते हो अनप्रोडक्टिव के लिए तो वहाँ पे इक्विटी यूज़ करो, क्योंकि आपको पता है अनप्रोडक्टिव है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अनप्रोडक्टिव मीन्स मेरा पैसा कहाँ पे लग रहा है आई डोंट नो वेरी वेल। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इक्विटी लगा लो, क्योंकि वहाँ पे आपको रिटर्न अगर प्रॉफिट हुआ ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं हुआ तो कम मिलेगा, यानी मिलेगा भी नहीं, ये भी हो सकता है। आगे आ गया टेक्नोलॉजी फैक्टर। तो टेक्नोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा यूज़ किसका करोगे पैसा रेस करने के लिए, डिबेंचर्स का। यानी अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव है तो डिबेंचर्स यूज़ कर सकते हो या कर रहे हो, ये आपके पास आता है। और लेबर इंटेंसिव दैट इज़ इक्विटी। मतलब यहाँ पे अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली जो इक्विटी है वो आपको इफेक्ट करेगी कि मेरे से पैसा रेस करो। और इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर इन्वेस्टर चाहते हैं ज़्यादा रिस्क तो आपको सभी को पता है इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। और डिबेंचर्स में ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटी में ही है आपको बस थोड़ा सा रिस्क, अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो इक्विटी की ओर चले जाओ, नहीं लेना तो आ जाओ वापस डिबेंचर्स के ऊपर। सेवंथ, नेचर एंड साइज। बड़ा है बिजनेस, बहुत बड़ा है, तो क्या करोगे, पैसा बाहर से रेस करने के लिए जरूर जाओगे। तो बाहर से अगर रेस करना चाहते हो तो क्या माना जाएगा, वो बोरोड कैपिटल। तो बोरोड कैपिटल से अगर पैसा आ रहा है तो वो क्या माना जाता है, दैट इज सोर्स ऑफ डेट। और अगर आपका बिजनेस छोटा सा है तो क्या करोगे, अपनी कैपिटल लगा दोगे। अपनी कैपिटल क्या होती है, ओन्ड। ओन्ड का मतलब इक्विटी। तो सीधी सी बात समझ गए यहाँ पे। तो ये चीज़ें इफेक्ट करने वाली हैं कि आप कहाँ से कब कब पैसा रेस करना है और क्यों करना है। और साथ में आता है रिस्क, वही बात इन्वेस्टर्स वाली अभी पीछे पड़ी है, वही है सेम टू सेम। रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो तो इक्विटी है पास, नहीं लेना चाहते हो तो डिबेंचर्स हैं पास। आई होप आपको यहाँ पे तीन जो फैक्टर्स, फीचर्स और मीनिंग कराए आपको समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है टॉपिक पार्ट 1 के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। नए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है मेरे इस लेक्चर के अंदर। पार्ट 1 आपको हो गया, पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा। अगर आपको इसके नोट चाहिए, इसके अलावा कोई और नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। तो उसका लिंक आपको पता है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से आ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।